देखिए उस दिन हम लोग 2014 तक का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का 2014 तक पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग 2015 का क्वेश्चन बैंक है, वर्ष 2015 का हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए टाइम तो लगेगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव का सारे ऑप्शन का एनालिसिस होता है, इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि टाइम लग रही है। वैसे हम लोग पढ़ते हैं 20 क्वेश्चन, लेकिन 20 क्वेश्चन में से कम 100 क्वेश्चन हम लोग जान जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए टाइम लगता है, ऑप्शन का भी एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आज 2015 का हम लोग क्वेश्चन बैंक शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो देखिए याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है हड़प्पा, ऑप्शन बी में क्या कहता है मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन सी में कहता है कालीबंगा, और ऑप्शन डी में क्या कहता है लोथल। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को लिख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कहता है, एक का प्रश्न है, ए ऑप्शन में क्या है हड़प्पा, क्या दिया हुआ है हड़प्पा। उसके बाद बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, क्या दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और सी में जो दिया हुआ है कालीबंगा, कालीबंगा। उसके बाद डी में क्या दिया हुआ है लोथल, याद रखिएगा लोथल, क्या दिया हुआ है लोथल। तो देखिए क्या कहता है, सबसे पहले ये जानिए कि हड़प्पा का है, हड़प्पा का है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा है। और हड़प्पा की जो खोज हुई थी, तो याद रखिएगा हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1921 में। हड़प्पा की खोज कब हुई थी 1921 में। और किसके द्वारा किया गया था, आपसे पूछेगा हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा राय बहादुर दयाराम साहनी, क्या नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। किसी को कोई दिक्कत, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर जो था वो कौन था, हड़प्पा। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर कौन था, हड़प्पा, ठीक है, याद रखिएगा। और हड़प्पा किस राज्य में है, तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में। और ये किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ठीक है। और हड़प्पा से मिलने वाले अवशेष महत्वपूर्ण कौन कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा हड़प्पा से मिलने वाले महत्वपूर्ण अवशेष हो जाएंगे क्या, पत्थर के शीशन व योनि, याद रखिएगा पत्थर के शीशन व योनि, स्त्री की लघु मृण मूर्तियां पूछेगा। इसके बाद सबसे ज्यादा और ये पूछा जाता है कि RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है। याद रखिएगा RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है, कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। RH-37 कब्रिस्तान इसको लिख लीजिएगा, ये पूछता है RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, RH-37 कब्रिस्तान जो मिला है वो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से, ठीक है। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। उसके बाद मटर व तेल की खेती का प्रमाण, याद रखिएगा मटर व तेल की खेती का प्रमाण जो मिला है वो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से, ठीक है। उसके बाद कहता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी कब हुई थी, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा खोजा गया नगर कौन था, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी यानी RD बनर्जी द्वारा किया गया था। और जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के किस प्रांत में, सिंध प्रांत में, याद रखेगा। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, इसको याद रखेगा। और मोहनजोदड़ो से मिलने वाले अवशेष में क्या क्या हो जाएंगे, तो इसमें सबसे पहले स्नानागार, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है स्नानागार, स्नानागार, ठीक है। और बहुत सारे अवशेष स्नानागार महत्वपूर्ण में हो जाएंगे। 1398 मोहरे कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा 1398 मोहरे कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। कहेगा 1398 मोहरे के बाद मेसोपोटामिया के मोहरे कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। इसके बाद कांसे की नर्तकी, याद रखिएगा कांसे की नर्तकी। उसके बाद सूती कपड़े के अवशेष, मोम के सांचे, ये जितने भी मिले सब मोहनजोदड़ो से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और शिलाजीत का प्रमाण, शिलाजीत का प्रमाण कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। और ये जो स्नानागार मिला है ना, स्नानागार मोहनजोदड़ो से, आपसे ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है और गहराई कितनी है। तो इसका जो लंबाई है स्नानागार, तो याद रखिएगा लंबाई, सबसे पहले पूछेगा इसका लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई जो थी 39 फुट, कितनी 39 फुट, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से मिले स्नानागार की लंबाई कितनी थी, तो 39 फुट। उसके बाद कहेगा चौड़ाई, तो याद रखिएगा चौड़ाई कितनी थी, 23 फुट, कितनी 23 फुट, याद रखिएगा चौड़ाई कितनी थी 23 फुट।
उसके बाद क्या आएगा गहराई, तो याद रखेगा गहराई कितनी है 8 फुट, गहराई कितनी 8 फुट। याद रखेगा आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो से मिले विशाल स्नानागार की लंबाई कितनी है 39 फुट, कितनी 39 फुट। पूछेगा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 23 फुट। उसके बाद क्या आएगा गहराई, यानी गहराई किसको कहते हैं, जैसे हम खड़ा है ना उसी को गहराई कहते हैं, तो गहराई 8 फुट थी। 8 फुट में आराम से एक आदमी डूब के मर सकता है। याद रखिएगा 8 फुट गहराई थी। मोहनजोदड़ो से मिले विशाल स्नानागार की जो लंबाई थी कितनी थी 8 फुट, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। उसके बाद क्या कहता है कालीबंगा, तो ये जो कालीबंगा है ना, कालीबंगा से बहुत महत्वपूर्ण चीज मिले। सबसे पहले तो पूछेगा बेलनाकार मोहरे कहाँ से मिले, कालीबंगा से। याद रखिएगा बेलनाकार मोहरे कहाँ से, कालीबंगा से। उसके बाद क्या है नक्काशीदार ईंटे, नक्काशीदार ईंट का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगा से। उसके बाद क्या है सबसे महत्वपूर्ण भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। याद रखेगा भूकंप के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से, ठीक है। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। इसके अलावा क्या हो जाएगा, नक्काशीदार ईंटें हो जाएगा। उसके बाद हल से जुते खेत का प्रमाण, और फिर सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा अग्निकुंड। ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिला है, तो कालीबंगा से, ठीक है। याद रखेगा कालीबंगा से, ठीक ना। तो वही कालीबंगा है। तो कालीबंगा की खोज जो हुई थी, कालीबंगा की खोज कब हुई थी, कालीबंगा की खोज 1953 में। याद रखेगा कालीबंगा की खोज 1953 में। और किसने किया था, अमलानंद घोष। किसने किया था, अमलानंद घोष। याद रखेगा कालीबंगा की खोज 1953 में किसने किया, अमलानंद घोष। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है, पूछेगा कालीबंगा किस नदी के किनारे, तो याद रखेगा कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक ना। उसके बाद क्या आएगा कालीबंगा जो है वह किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे है। उसके बाद किस राज्य में है, तो ये भारत के राज्य राजस्थान में है। कालीबंगा भारत के राज्य राजस्थान में, ठीक है। और कालीबंगा से मिलने वाले जो महत्वपूर्ण अवशेष है उसको याद रख लीजिए। सबसे पहले तो अग्निकुंड पूछा जाएगा, अग्निकुंड, ठीक है। अग्निकुंड पूछा जाता है बार बार, अग्निकुंड पूछेगा। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा। हल का प्रमाण, तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला, कालीबंगा से, क्योंकि हल से जुते खेत के जो प्रथम साक्ष्य है कालीबंगा से ही मिले। उसके बाद आया लोथल, तो लोथल तो इतना इंपोर्टेंट है, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह नगर कौन था, लोथल। याद रखेगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर कौन था, लोथल। और बंदरगाह शहर या डॉकयार्ड या गोदीपाड़ा किसको कहते हैं, उसी को कहते हैं। बंदरगाह कहेगा तब, या डॉकयार्ड कहेगा तब, या गोदी कहेगा तब, या गोदीपाड़ा कहेगा तब, सबका मतलब एक ही हुआ, ठीक है। और लोथल से जो मिले हैं क्या क्या, तो सबसे पहले मोहरे वाला किसी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या क्या। तो सबसे पहले कहेगा 1398 मोहरे कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। याद रखेगा 1398 मोहरे मोहनजोदड़ो से। उसके बाद कहेगा मेसोपोटामिया के मोहरे कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। याद रखेगा मेसोपोटामिया के जो मोहरे हैं वो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद पूछेगा बेलनाकार मोहरे कहाँ से, कालीबंगा से। बेलनाकार मोहरे कालीबंगा से। और उसी में पूछ देगा फारस की मोहरे, फारस मतलब ईरान, फारस की जो मोहरे मिले हैं वो लोथल से। कहाँ से, लोथल से। और पूछेगा युगल समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला, सिंधु घाटी सभ्यता में, लोथल से। युगल समाधान का मतलब क्या हो गया, मतलब जैसे कोई आदमी मर गया तो उसको 2 लाश को एक साथ ढाकर दफना दिया गया था, ऐसा प्रमाण कहाँ से मिला है, मतलब 2 शरीर को एक साथ दफनाया गया था, एक साथ एक ही बॉक्स में 2 शरीर को दफनाया गया, उसी को युगल समाधान कहते हैं। वो कहाँ से मिला है, लोथल से। याद रखिएगा, ठीक है। और फारस की मोहरे लोथल से मिले हैं। उसके बाद पूछेगा धान व बाजरे की खेती का प्रमाण, वो तो मटर और तिल की खेती का प्रमाण पूछेगा हड़प्पा से। और कहेगा धान और बाजरे की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल से। याद रखेगा। सबसे महत्वपूर्ण तो बंदरगाह शहर कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो बंदरगाह शहर जो था वो कौन था, लोथल, ठीक है। इसको याद रखेगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो याद रखेगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसमें हम एक क्वेश्चन में कम से कम 20 को प्रश्न पढ़े होंगे। याद रखेगा कम से कम 20 को क्वेश्चन बता दिए इसी में केवल, ठीक है। इसको याद रखेगा। उसके बाद हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज 1921, मोहनजोदड़ो की खोज 1922, कालीबंगा की खोज 1953 और लोथल की खोज 1957। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने किया था। और लोथल पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। उसको याद रखेगा। और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विशाल स्नानागार कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से, जिसकी लंबाई कितनी थी, तो लंबाई 39 फुट, चौड़ाई पूछेगा 23 फुट और गहराई पूछेगा 8 फुट, ठीक है। 8 फुट गहराई, ठीक है। इसको याद रखिएगा। गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पुराणों की संख्या कितनी है। ये उस दिन बताए थे कि हर हाल में 4 गो में से 1 गो आएगा।
पुराणों की संख्या कितनी है, या वेदों की संख्या कितनी है, या वेदांग की संख्या कितनी है, या उपनिषद की संख्या कितनी है। ये चार में से हर हाल में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही। तो याद रखेगा पुराणों की संख्या जो है 18 है, पूछेगा पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी है 18, पुराणों की संख्या 18 पूछेगा। वेद, तो वेद की संख्या कितनी है 4, पूछेगा। वेदांग, वेदांग की संख्या कितनी है 6, पूछेगा। उपनिषद, उपनिषद, तो उपनिषद कितना है 108, याद रखेगा। ठीक है, ये चारों में से हर हाल में कोई आएगा। तो पुराणों की संख्या कितनी है 18, तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दो का सही आंसर क्या हो जाएगा बी, दो का सही आंसर बी। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब क्या कहता है, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो ये उस दिन भी क्वेश्चन आएगा शायद 2013 के 14 में बताए थे कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जो जोड़े थे वो क्या था, तो ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और महावीर स्वामी थे कौन, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को। याद रखिएगा, जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वह किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी को माना जाता है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी। और ये पार्श्वनाथ कौन है, तो पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे वो कौन थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा बी। ठीक है, 3 नंबर का सही आंसर बी। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए। पहले सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए उसको देख लेते हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाणभट्ट। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, बाणभट्ट, बाणभट्ट ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ए में हुआ बाणभट्ट, बी में दिया हुआ है क्या, कालिदास, कालिदास, कालिदास। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हरिसेन, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, हरिसेन। और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, देखिए डी में दिया हुआ है तुलसीदास। क्या दिया हुआ है, तुलसीदास। याद रखिएगा, तुलसीदास डी में है। तो देखिए जो बाणभट्ट था, ये बाणभट्ट क्या है, हर्षचरित एवं कादम्बरी के लेखक है। क्या हो जाएगा, हर्षचरित, हर्षचरित एवं कादम्बरी, हर्षचरित एवं कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। याद रखेगा। उसके बाद कालिदास, तो सबसे महत्वपूर्ण है मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। क्या हो जाएगा, मालविका अग्निमित्र। याद रखेगा, क्या मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है, कालिदास। मालविका अग्निमित्र क्या है, एक नाटककार है। हरिसेन, हरिसेन क्या लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। क्या हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति। याद रखेगा, प्रयाग प्रशस्ति। उसके बाद क्या है, तुलसीदास। तुलसीदास एक प्रमुख संत थे, एक संत थे। ठीक है, तुलसीदास एक संत थे। देखिए क्या कहता है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो हम यहाँ भी लिखे प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिसेन। याद रखेंगे। और ये बाणभट्ट कौन थे, तो याद रखेगा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो याद रखेगा जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वो कौन थे, बाणभट्ट। कौन थे, बाणभट्ट। याद रखेगा। और हर्षवर्धन किस वंश का था, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। और हर्षवर्धन को महान शासक कहा जाता है क्योंकि हर्षवर्धन जो था अशोक के समान, अशोक कनिष्क के समान था, अशोक कनिष्क के समान हर्षवर्धन भी था। तो हर्षवर्धन का जो शासन काल है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, मतलब 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इसका शासन काल है हर्षवर्धन का। ठीक है, याद रखिएगा। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने किसकी रचना की, हर्षचरित। और हर्षचरित से किसकी जानकारी मिलती है, हर्षवर्धन के काल के, हर्षचरित से जानकारी मिलती है हर्षवर्धन के। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक पूछेगा, कहेगा हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट। और कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। याद रखिएगा। उसके बाद है मालविका अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्र के जो लेखक है वो कौन है, कालिदास। याद रखिएगा,
मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? कालिदास। ये एक प्रेम कथा है, ठीक है। मालविका अग्निमित्र प्रेम कथा नाटककार है, ठीक है। जो मालविका कौन रहती है? मालविका एक लड़की रहती है और अग्निमित्र एक राजा रहता है। मालविका एक औरत लेडीज का नाम रहता है, जो अग्निमित्र जो था ना, अग्निमित्र एक राजा था जिसके दरबार में मालविका नृत्यांगना थी, दासी की पुत्री थी मालविका, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मालविका से अग्निमित्र का जो विवाह हुआ उसी के प्रेम के बारे में क्या कालिदास ने लिखा, तो इसका नाम क्या हो गया? मालविका अग्निमित्र। मालविका औरत का नाम है और अग्निमित्र पुरुष का नाम है, ठीक है, याद रखेगा। तो पूछ लिया जाएगा कि मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? कालिदास। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से भी एक थे, ठीक है। उसके बाद है हरिसेन। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। किसकी रचना? प्रयाग प्रशस्ति की। और प्रयाग प्रशस्ति से हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये याद रखेगा, प्रयाग प्रशस्ति से जो हमें जानकारी मिलती है वह समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। लेकिन गुप्त वंश का महान शासक भी कहिए, महानतम शासक में से भी कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। आपसे पूछेगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कहेगा 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसको याद रखेगा एकदम। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन? हरिसेन, याद रखेगा। और हरिसेन ने किसकी रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की। किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की। और तुलसीदास एक प्रमुख संत थे, ठीक है। तुलसीदास प्रमुख संत थे, याद रखेगा। पूछेगा तुलसीदास कौन थे? एक प्रमुख संत थे, इसे याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्या पूछा? 4 नंबर में किसी को दिक्कत? कहता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत? उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वाल्मीकि, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? मनु, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कौटिल्य और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वेदव्यास। तो देखिए पहले 5 नंबर क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन लिखते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? वाल्मीकि। वाल्मीकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है वाल्मीकि। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है वाल्मीकि, ठीक है। और ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में वाल्मीकि, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मनु और ऑप्शन सी में दिया हुआ है कौटिल्य। कौटिल्य किसका नाम था? चाणक्य का। किसका? कौटिल्य चाणक्य का नाम था, कौटिल्य। उसके बाद डी में क्या दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है वेदव्यास। वेदव्यास, वेदव्यास डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? वेदव्यास। देखिए क्या कहता है वाल्मीकि, तो वाल्मीकि सबसे पहले रामायण की रचना किए, रामायण। मनु स्मृति की रचना, मनु स्मृति। पूछेगा मनु स्मृति के लेखक कौन है? मनु, महर्षि मनु। कौटिल्य अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र याद रखेगा, अर्थशास्त्र। और वेदव्यास महाभारत, और वेद के भी रचना इन्होंने किया, महाभारत। महाभारत। देखिए क्या कहता है? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो यहाँ बताया अर्थशास्त्र की रचना कौन किया? कौटिल्य। कौटिल्य, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद वाल्मीकि, तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और संस्कृत भाषा में। रामायण की रचना वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की है। और तुलसीदास ने रामायण का ही हिंदी में अनुवाद किया, ठीक है। रामचरितमानस का मतलब रामचरितमानस नाम से रामायण का ही अनुवाद किया, रामचरितमानस, तुलसीदास। ये तो रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया था, याद रखेगा। रामायण किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। लेकिन रामायण से प्रेरित होकर तुलसीदास ने किसकी रचना की? रामचरितमानस की। और रामचरितमानस जो है वह हिंदी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? हिंदी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया। किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। यहाँ संत की जगह पर लिख दीजिए रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। इधर प्रयाग प्रशस्ति के हरिसेन है रामचरितमानस। रामचरितमानस के लेखक कौन? तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास, याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद रामायण के लेखक वाल्मीकि और संस्कृत भाषा में, और रामचरितमानस हिंदी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। उसके बाद क्या आएगा? मनु स्मृति। तो मनु स्मृति के जो लेखक है मनु। और याद रखेगा हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक कौन थी?
मनुस्मृति। कौन? मनुस्मृति। और मनुस्मृति की रचना किसने की? महर्षि मनु। कौन? मनु। महर्षि मनु ने मनुस्मृति की रचना की। और हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक कौन थी? मनुस्मृति, जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1927 में महाड़ में जो दलितों का सम्मेलन हुआ था, उसी महाड़ में दलितों का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में मनुस्मृति को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जला दिए। और जलाना भी जरूरी था क्योंकि इसमें जाति पाति पर आधारित कानून था यार, छुआछूत के मामले पर इस पर कानून था। इसीलिए मनुस्मृति को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1927 में, ये पूछा जाता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मनुस्मृति को कब जला दिया था? 1927 में। कब जला दिया? 1927 में। और कहाँ जला दिया? महाड़। और महाड़ में जो उस समय दलितों का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, महाड़ में दलितों का सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में के बाद मनुस्मृति को जला दिया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, ठीक है। और महाड़ कहाँ पड़ता है? महाड़ महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। मनुस्मृति क्या था? तो हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक थी। हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक कौन थी? मनुस्मृति, जिसकी रचना किसने किया था? महर्षि मनु। कौन किया था? महर्षि मनु ने हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक मनुस्मृति की रचना की। उसके बाद क्या कहता है? कौटिल्य। और मनुस्मृति को जलाया कब गया? 1927 में। किसके द्वारा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। किसी को कोई दिक्कत? अब कौटिल्य, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। और अर्थशास्त्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की इतिहास की। किसकी जानकारी? मौर्य काल की। याद रखिएगा, मौर्य काल की जानकारी, मौर्य काल की। कहेगा अर्थशास्त्र से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। किसकी जानकारी? मौर्य काल की, ठीक ना। अर्थशास्त्र से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। कौटिल्य और इनका अन्य नाम क्या है? कौटिल्य का जो अन्य नाम है चाणक्य, ठीक है, याद रखिएगा। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इन्हीं को कहा जाता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, किनको कहा जाता है? कौटिल्य को, ठीक है, याद रखेगा। और ये चाणक्य थे, ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, याद रखेगा। कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य। उसके बाद कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य। या चाणक्य उन्हीं को कहते हैं, विष्णुगुप्त भी उन्हीं को कहते हैं, ठीक है, याद रखेगा। चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध का जो अत्याचारी शासक था वो कौन था? घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक बना, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध पर एक नए वंश की नींव डाली, जो कहलाया मौर्य साम्राज्य। और संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीति में बांधने वाला सबसे पहला वंश कौन था? मौर्य वंश, याद रखिएगा। संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीति के बंधन में बांधने वाला पहला वंश कौन था? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन? कौटिल्य, ठीक है, याद रखेगा। और कौटिल्य ने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र जानकारी मिलती है मौर्य काल की। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की, ठीक है। उसके बाद है वेद व्यास। तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। किसकी रचना? महाभारत की। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। और महाभारत किस भाषा में लिखा गया? ये भी संस्कृत भाषा में। जितना भी पहला पुस्तक सब संस्कृत भाषा में, याद रखेगा। महाभारत किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। और किसने लिखे? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो क्या कहता है 5 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? याद रखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अशोक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अजातशत्रु, और ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? कैलाशोक, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कनिष्क। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का हम लोग सबसे पहले ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? अशोक, अशोक। बी नंबर में क्या दिया हुआ है? अजातशत्रु, अजात शत्रु, क्या दिया हुआ है? अजातशत्रु। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कनिष्क, कनिष्क, क्या दिया हुआ है? कनिष्क, याद रखिएगा कनिष्क। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कनिष्क, ठीक है। देखिए क्या कहता है चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो सबसे पहले अशोक। तो अशोक के शासन काल में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था? अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था। कहेगा तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति,
तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में। और ये भी पूछेगा ना कब हुआ, तो याद रखिएगा 250 ईसा पूर्व में, 250 बीसी में अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुआ। और पूछेगा इसकी अध्यक्षता, और ये कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार। पाटलिपुत्र में, कहाँ? पाटलिपुत्र में इसकी यह बौद्ध संगीति हुआ, तीसरी बौद्ध संगीति। ठीक है। उसके बाद अजात शत्रु, तो अजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। पहला बौद्ध संगीति का हुआ अजात शत्रु के समय में। कहेगा पहला बौद्ध संगीति, पहला बौद्ध संगीति, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ? पहला बौद्ध संगीति हुआ कब था? तो याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 483 बीसी में, 483 बीसी में पहला बौद्ध संगीति हुआ। और ये जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगिरी में। ठीक है, याद रखिएगा राजगिरी, राजगिरी में पहला बौद्ध संगीति हुआ, राजगिरी में। उसके बाद राजगिरी भी बिहार में, पाटलिपुत्र बिहार में, राजगिरी बिहार में। कालाशोक अब आया कालाशोक, तो कालाशोक के समय में जो हुआ था दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। कहेगा दूसरा बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति, याद रखिएगा दूसरा बौद्ध संगीति। दूसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? कालाशोक के समय में। तो कालाशोक के समय में कब हुआ था? 383 बीसी में, 383 बीसी में। याद रखिएगा आज आप लोग का बैच बन जाए। हाँ जाइए। कनिष्क, तो कनिष्क के 383 बीसी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? याद रखिएगा ये वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में, वैशाली में। याद रखिएगा वैशाली में हुआ था। वैशाली भी बिहार में है। उसके बाद कनिष्क के समय में जो हुआ था चौथा बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? चौथी बौद्ध संगीति। और कब हुआ? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीति हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले पूछेगा पहला बौद्ध संगीति कब हुआ? तो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। पहला बौद्ध संगीति कब? 483 ईसा पूर्व में। और आपसे पूछा जाता है पहला बौद्ध संगीति कब हुआ, और स्थान भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कहाँ हुआ? राजगिरी में। यहाँ लिखे है ना पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगिरी में। और राजगिरी कहाँ है? बिहार में। और पूछेगा पहला बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुआ? अजात शत्रु के साथ। और अजात शत्रु जो पूछेगा अजात शत्रु किस वंश का था? तो अजात शत्रु हर्यक वंश का दूसरा शासक था, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है इसके बारे में भी। देखिए अजात शत्रु के समय में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। याद रखिएगा पहला बौद्ध संगीति का चारों को एक तरह कर दे। पहला बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में कब? 483 ईसा पूर्व में। कहिए 483 ईसा पूर्व में। और पूछेगा कहाँ हुआ? राजगिरी में। स्थान पूछेगा राजगिरी में। राजगिरी कहाँ है? बिहार में। और ये भी पूछ लिया जाएगा पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था उसके अध्यक्षता किसने किए थे? तो याद रखिएगा अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। महाकश्यप पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। पहला बौद्ध संगीति जो राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और अजात शत्रु के समय में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। याद रखिएगा पहला बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने किए? महाकश्यप। कहाँ हुआ? राजगिरी में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। ठीक है, अजात शत्रु का शासनकाल 491 से 461 ईसा पूर्व है। तो 491 से 461 के बीच में ही ना 483 आ रहा है। तो देखिए 483 में कौन था शासक मगध का? कौन था? अजात शत्रु था। ठीक है, तो अजात शत्रु के समय में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। और पहला बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। पहला बौद्ध संगीति में किसी को कोई दिक्कत? पहला बौद्ध संगीति में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगिरी में। और अध्यक्षता कौन की? महाकश्यप। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगीति जानिए। तो दूसरा बौद्ध संगीति उसके 100 साल बाद, यानी 483 ईसा पूर्व में जो हुआ था पहला बौद्ध संगीति, और दूसरा बौद्ध संगीति 100 साल बाद सीधे हो जाएगा। तो 100 साल बाद कितना हो जाएगा? 383 ईसा पूर्व। अब ये आप लोग 483 से 583 पर नहीं चल जाइएगा, तो बीसी में यानी ईसा पूर्व में समय की गणना उल्टा होती है। समय की गणना उल्टा होती है। आज आप लोग का पढ़ाई नहीं है, चल जाइए। समय की गणना उल्टा होती है बीसी में। ठीक है, तो ईसा पूर्व में समय की गणना
हाँ आज आप लोग का छुट्टी है, जाइए। हाँ जो बीसी है उसमें समय की गणना उल्टा होती है, तो 483 से 100 साल पीछे आइएगा, यानी 100 साल बाद कहने का मतलब यहाँ पीछे, क्योंकि बीसी में समय की गणना उल्टा होती है, याद रखिएगा। तो 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगीति हुआ था, उसके बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरा बौद्ध संगीति। कहेगा दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। कब? 383 बीसी में। और ये भी पूछेगा 383 ईसा पूर्व में जो दूसरा बौद्ध संगति हुआ था वह क्या हुआ था? तो वैशाली में। वैशाली बिहार का एक जिला है, वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। कब? 383 ईसा पूर्व में। कब? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ? वैशाली में। और वैशाली कहाँ है? बिहार में। और ये भी तो पूछा जाएगा कि जो वैशाली में हुआ था दूसरा बौद्ध संगीति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेगा दूसरा बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? साबा कर्मी। कौन? साबा कर्मी। याद रखेगा, सीधे अध्यक्ष ऊपर लिखे तो यहाँ अध्यक्ष नहीं लिख देते हैं भाई। अध्यक्ष कौन थे ये लिख लीजिए। दूसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया? साबा कर्मी। कौन? साबा कर्मी। कौन? साबा कर्मी। जो बोलते हैं उसको सुनिए, बोलकर सुन, जो बोलते हैं उसको सुनकर लिखिए, ठीक है? लिखिएगा, पहले सुन लीजिए उसके बाद याद हो जाएगा। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में। और पूछेगा इसकी अध्यक्षता कौन के? साबा कर्मी। पहले के महाकश्यप, दूसरे के साबा कर्मी। और दूसरी बौद्ध संगति कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में। और ये भी पूछेगा जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वह किस शासक के शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। किस शासक के शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। और कालाशोक जो था वह शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश का शासक था कौन? कालाशोक। याद रखेगा, कालाशोक कौन था? शिशुनाग वंश का शासक था। और कालाशोक के समय में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ, वैशाली में हुआ, और इसकी अध्यक्षता साबा कर्मी ने किया, और 383 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है? इसके बाद तीसरा बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति हो गया। उसके बाद तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? तो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व में। मतलब तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ? 250 ईसा पूर्व में। और उस समय जो मगध का शासक था, सबसे महान शासक, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन? अशोक। याद रखिएगा, मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक, वही था अशोक। अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था 250 ईसा पूर्व में। क्या हुआ? 250 ईसा पूर्व में। और पूछेगा कहाँ? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में उस समय मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। और पूछेगा मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ कहाँ रही? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज, राजगिरी, और अशोक के समय में जो हुआ पाटलिपुत्र, ठीक है? तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई। तीसरी बौद्ध संगति कब हुआ? 250 ईसा पूर्व में। कहिए 250 ईसा पूर्व में। और ये भी तो पूछेगा कि तीसरी बौद्ध संगति के जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? तो तीसरी बौद्ध संगति जो हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? याद रखेगा, तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किए? तो याद रखेगा मोगलीपुत्र तीस। कौन? मोगलीपुत्र तीस। क्या हो जाएगा? मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस। याद रखिएगा, मोगलीपुत्र तीस ने तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की है। सुन लीजिए क्या कहता है? तीसरी बौद्ध संगति कब हुई? 250 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र उस समय मगध की राजधानी थी। और पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई। और उस समय मगध के शासक कौन थे? सम्राट अशोक। अशोक को क्या कहा जाता है? देवानंद प्रिय प्रियदर्शी। देवानंद प्रिय प्रियदर्शी। और पुराण में जो कहा गया अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया, ठीक है? याद रखिएगा। और अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई, पाटलिपुत्र में हुई 250 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता कौन की है? तो याद रखिएगा मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस ने तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे, ठीक है? तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन की? मोगलीपुत्र तीस। उसके बाद चौथी बौद्ध संगति। तो चौथी बौद्ध संगति कब हुई? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। और ये बौद्ध संगति कहाँ हुआ? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। याद रखेगा, कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। और पूछेगा इस समय शासक कौन थे? कनिष्क। और ये भी पूछेगा ईस्वी के प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगति हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेगा इसके जो अध्यक्ष थे वासुगुप्त। कौन? वासुगुप्त। देखिए कहेगा चौथी बौद्ध संगति कब हुआ? तो चौथी बौद्ध संगति जो हुआ ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। कहने का मतलब हो गया ईसा पूर्व खत्म हो गया था, ईस्वी के जो प्रथम शताब्दी स्टार्ट हुआ था उस डेट पूरा निश्चित नहीं रहता, इसीलिए ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगति कब हुआ था? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। और किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में।
किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। एकदम याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। सबसे ज्यादा सोना इसी के शासनकाल में आया था, ठीक है, क्योंकि ये रेशम मार्ग पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखा था और जो टैक्स में ये लेता था केवल सोना लेता था, इसीलिए कुषाण काल में सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोना का सिक्का चला था, ठीक है। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई। कब हुई? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। और पूछेगा कहाँ? कुंडलवन में। कहाँ हुआ? कुंडलवन में। और कुंडलवन कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में। तो कुंडलवन कश्मीर में है। और पूछेगा चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किए? वसुगुप्त। कौन? वसुगुप्त। याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुगुप्त, ठीक है। तो ये 4 बौद्ध संगति है, किसी को कोई दिक्कत? देखिए सबसे पहले पहला बौद्ध संगति। पहला बौद्ध संगति कब हुआ? सीधे सुनिए, पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ। पहला बौद्ध संगति पूछेगा कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? तो राजगृह में। उस समय में शासक कौन था? तो याद रखिएगा, पहले बौद्ध संगति के समय शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का था? तो अजातशत्रु याद रखिएगा हर्यक वंश का था। और पूछेगा पहला बौद्ध संगति के जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? पहला बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो याद रखिएगा महाकश्यप। पहला बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप। और कहाँ हुआ था पहला बौद्ध संगति? राजगृह में। राजगृह बिहार में है, ठीक है। दूसरा बौद्ध संगति में आए। अब दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ? उसके 100 साल बाद, यानी 383 ईसा पूर्व में दूसरा बौद्ध संगति हुआ। उसके बाद 383 ईसा पूर्व में जो दूसरा बौद्ध संगति हुआ वो कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली जिला में हुआ। और उस समय जो शासक था वो कौन था? कालाशोक। कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। और कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में हुआ। और क्या कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो दूसरे बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? साबाकर्मी। साबाकर्मी। दूसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? साबाकर्मी, ठीक है। और ये कहाँ हुआ? वैशाली में। उसके बाद तीसरा बौद्ध संगति। तो तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ? 250 ईसा पूर्व में। कब? 250 ईसा पूर्व में हुआ। उस समय शासक कौन था? अशोक। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ? बिहार में। पाटलिपुत्र बिहार में। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किया? मोगलीपुत्र तीस। कौन? मोगलीपुत्र तीस। शासक था कौन? अशोक। अध्यक्ष कौन? मोगलीपुत्र तीस, ठीक है। उसके बाद चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में, याद रखिएगा। और शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का था। और ये जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, इसकी अध्यक्षता कौन किया? वसुगुप्त। कौन? वसुगुप्त। देख रहे हैं, कहते बिहार में क्या हुआ? बिहार में देखिए 3 गो बौद्ध संगति, 4 गो बौद्ध संगति में से 3 गो बौद्ध संगति कहाँ हुआ है? बिहार में। पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली सब बिहार में। एगो खाली कुंडलवन कश्मीर में हुआ। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ, ठीक है। याद रखेगा। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा, चौथी बौद्ध संगति कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुआ था। ये चारों बौद्ध संगति याद रखेगा, जितना बोले हैं इसमें कम से कम कितने क्वेश्चन हो गए होंगे? कम से कम 20 क्वेश्चन हो गए होंगे 4 गो ऑप्शन में से, ठीक है। इसको याद रखेगा, ठीक है। छठा का सही आंसर डी हो जाएगा। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। देखिए अब 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को जो सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गण संघ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? याद रखेगा 7 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गण संघ। क्या कहा गया? गण संघ। अब 8वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। 8 का भी ए हो जाएगा। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 8 का सही आंसर कौन? ए। जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? जनपद। उसके बाद है 9। तो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो आपसे पूछेगा पंच चिन्ह वाले सिक्के सबसे पहले बनना प्रारंभ कब हुआ? यानी पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के कहिए तब या पंच चिन्ह वाले सिक्के कहिए तब? तो पंचमार्क सिक्के। क्या कहता है? पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के क्या कहता है? पंचमार्क सिक्के, ठीक है। तो पंचमार्क सिक्के बनना प्रारंभ हुआ। पंचमार्क सिक्के बनना प्रारंभ हुआ। बनना प्रारंभ हुआ। बनना प्रारंभ हुआ कब? बुद्ध काल में। बनना जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? बुद्ध काल में। बुद्ध काल में पंचमार्क सिक्के बनना प्रारंभ हुआ था। बुद्ध काल में। बुद्ध काल में। और ये किसके बने होते थे? तो चांदी और तांबे के। चांदी और तांबे के ये बनता था। चांदी और तांबा। चांदी और तांबा का यह बना होता था। किसका? चांदी और तांबा के।
तो आपसे पूछेगा जो पंच चिन्ह वाले सिक्के वह किसके बने होते थे? चांदी एवं तांबा के। ये बार बार पूछा भी जा चुका और पूछता भी है कि पंचमार के सिक्के पंचमार के सिक्के किसके बने होते थे? चांदी एवं तांबा के। क्या कहता है? वही क्वेश्चन शायद। हाँ, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे तो चांदी के एवं तांबा के। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या? सोने के। ऑप्शन बी में दिया हुआ है चांदी के। ऑप्शन सी में दिया हुआ है तांबे के। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बी एवं सी दोनों। तो ऑप्शन बी में क्या है? चांदी। और ऑप्शन डी में सी में क्या है? तांबे। तो अभी बताया चांदी और तांबे के, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखेगा 9 का सही आंसर डी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, याद रखेगा चांदी एवं तांबे के पंचमार के सिक्के बने होते थे, यानी पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? चांदी एवं तांबे के। और पूछेगा पंच चिन्ह वाले सिक्के कब बनना प्रारंभ हुए? तो याद रखेगा पंच चिन्ह वाले जो सिक्के बनना प्रारंभ हुए थे वो कब हुए थे? तो बुद्ध काल में। कब? बुद्ध काल में पंचमार के सिक्के बनना प्रारंभ हुआ। 9 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए 9 तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये बहुत संगति वाला याद रखेगा, ये काफी इंपोर्टेंट है। जितना क्वेश्चन बोले एकदम सबको याद रखेगा। ठीक है, देखिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर कर लिए। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 10 नंबर क्वेश्चन जो है वह कहता है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए क्या कहता है? कालीबंगा स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन लिखेंगे। पहले देखिए 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कालीबंगा स्थित है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है ऑप्शन ए में सिंध। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है? सिंध। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है वह क्या दिया है? पंजाब। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? पंजाब। और ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी में राजस्थान। ऑप्शन सी में राजस्थान। ऑप्शन डी में बंगाल। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बंगाल। देखिए क्या कहता है? तो सिंध में क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा सिंध में क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। पंजाब में क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में। राजस्थान में कालीबंगा। देखिए अब समझिए बात को। क्या कहता है? कालीबंगा। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो अभी बताया कालीबंगा किस राज्य में? राजस्थान में। यानी 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और कहेगा मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में? सिंध में। कहा? सिंध में। याद रखेगा जो मोहनजोदड़ो है वह किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। ठीक है, याद रखेगा मोहनजोदड़ो किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। किसके द्वारा? तो क्या कहते हैं? राखालदास बनर्जी द्वारा, यानी आर डी बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। सिंध प्रांत में। पाकिस्तान का जो प्रांत है सिंध, उसी में मोहनजोदड़ो है, उसी प्रांत में। उसके बाद हड़प्पा क्या है? हड़प्पा पंजाब में। पंजाब का है? पाकिस्तान में। यानी हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा किस राज्य में है? पाकिस्तान के पंजाब राज्य में। और हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा की खोज 1953 में कहिए अमरानंद घोष द्वारा कालीबंगा की खोज की गई थी। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और कालीबंगा किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। तो ऑप्शन 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अब जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्या कहता है? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो अशोक द्वारा जो प्रचारित बौद्ध धर्म है वह कहाँ प्रचलित? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोरिया। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ब्रिटेन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है श्रीलंका। और ऑप्शन जो डी में दिया हुआ है जापान। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 11 का सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म ब्रिटेन में नहीं गया था। ब्रिटेन पश्चिमी देश, वहां बौद्ध धर्म नहीं गया। और कह रहा है श्रीलंका। तो श्रीलंका में आप लोग जानते हैं कि अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा, महेंद्र अशोक का जो पुत्र था और संघमित्रा कौन थी? तो संघमित्रा जो थी अशोक का पुत्री थी। अशोक का पुत्री संघमित्रा, महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक भेजा था। और ब्रिटेन में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। याद रखेगा 11 का सही आंसर बी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? सबसे एकदम इम्पोर्टेंट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ऑप्शन ए में? ऑप्शन ए में जो दिया है क्या करते हैं? मुंडक। क्या है? मुंडक। ऑप्शन बी में जो दिया है क्या दिया है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिंबिसार।
बिंबिसार। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है बिंबिसार। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, ऑप्शन सी में उदयभद्र, उदयभद्र। ऑप्शन डी में दिया हुआ है अजातशत्रु, अजातशत्रु। पूछेगा अजातशत्रु, तो अजातशत्रु का शासनकाल सबसे पहले जानिए। अजातशत्रु का जो शासनकाल है 491 से 461 ईसा पूर्व, 461 बीसी तक, 461 बीसी तक, ठीक है। उदयभद्र का जो शासनकाल है 461 से लेकर 444 बीसी। कहानी बताएंगे बिंबिसार 544 बीसी से 544 ईसा पूर्व से 491 बीसी तक। देखिए अब कहानी को समझिए, क्या कहता है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले जो बिंबिसार है ये कौन था? मगध साम्राज्य का संस्थापक, मगध साम्राज्य का संस्थापक, मगध साम्राज्य का संस्थापक था और हर्यक वंश का भी संस्थापक था। ये जितने भी शासक लिखे हैं चारों, ये चारों पूछेगा मगध साम्राज्य हर्यक वंश का शासक है। ये चारों शासक लिखे हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, मुंडक। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या उदयीन कहिए तब, या मुंडक कहिए, मुंडक उसका बेटा था। तो ये चारों शासक जो है किस वंश का था? हर्यक वंश का। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार। पूछेगा मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन? बिंबिसार। और कब स्थापना की? 544 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की स्थापना किया। 544 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की स्थापना किया कौन? बिंबिसार। और पूछेगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। इधर लिख लीजिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। और मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? तो हर्यक वंश था। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन? हर्यक वंश। याद रखिएगा, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? हर्यक वंश, ठीक है। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कब किए थे स्थापना? 544 ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की स्थापना की है और हर्यक वंश की भी स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा किया गया। उसके बाद है ऑप्शन बी में ऑप्शन सी में उदयभद्र। तो उदयभद्र का जो शासनकाल है 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। ये 544 से 491 बीसी तक किसका शासनकाल है? बिंबिसार का। और 461 से 444 ईसा पूर्व तक है वो किसका शासनकाल है? तो याद रखिएगा उदयभद्र का। और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया? उदयभद्र। कब किया? 457 बीसी में। कब? 457 बीसी में। देखिए 461 से 444 के बीसी में ही आता है 457। तो 461 से 444 ईसा पूर्व तक किसका शासनकाल था? उदयभद्र का। किसका? उदयभद्र का। याद रखिएगा, ठीक है। तो 461 से 444 ईसा पूर्व तक उदयभद्र का शासनकाल था। 457 ईसा पूर्व में इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। आपसे पूछा जाएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई? 457 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा उदयीन द्वारा या उदयभद्र द्वारा। और आपसे ये भी पूछा जाएगा पाटलिपुत्र नगर को जो बसाया गया था किस नदी के संगम पर? तो याद रखिएगा गंगा, सोन, पुनपुन। पुनपुन का मतलब गंडक। पुनपुन नदी का जो नाम है वो क्या है? गंडक। तो गंगा, सोन एवं गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। जैसे आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया। देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन निकाल दिया। आगरा शहर की स्थापना वो क्या है? आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने जैसे किया था, वैसे ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी उदयीन ने 457 ईसा पूर्व में किया था। 457 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने किया था। क्या? ठीक है। 457 ईसा पूर्व में किस नदी के संगम पर? तो गंगा, सोन एवं पुनपुन नदी के संगम पर। और आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 ईस्वी में। और वह किस नदी के? यमुना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर 1504 ईस्वी में बसाया था कौन? सिकंदर लोदी। और 457 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया उदयीन ने, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद है अजातशत्रु। जो अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहंता क्या कहा जाता है? पितृहंता और कुनिक। पितृहंता और कुनिक के नाम से, पितृहंता और कुनिक के नाम से किसको जाना जाता है? अजातशत्रु को। अब देखिए, अब कहानी एकदम रोचक है, समझिए। सबसे पहले हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। आपसे पूछेगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार। और जब बिंबिसार शासन किया 544 ईसा पूर्व से लेकर 491 ईसा पूर्व तक, तो अजातशत्रु जो था इसका बेटा था। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का जो उत्तराधिकारी बना, जो उसका बेटा था। तो ये बिंबिसार था ना,
ये बहुत विवाह किया था। कितना बिंबिसार बहुत सारा विवाह किया था। तो अजात शत्रु को ये भय सता रहा था कि हमारे बाप ना कहीं हमारा राजपाट ना देखे, कहीं दूसरा बेटा के दे देवे। तो अजात शत्रु ने 491 ईसा पूर्व में किसका हत्या कर दिया? बिंबिसार का। और इस इतिहास में ऐसा पहला शासक कहलाया क्या कि अजात शत्रु क्या कहलाया? अजात शत्रु कहलाया कि इतिहास में ऐसा पहला शासक कहलाया क्या कि राज प्राप्ति के लिए अपने पिता की हत्या करने वाला पहला शासक कौन बन गया? अजात शत्रु। देखते हैं बिंबिसार दिन प्रतिदिन ये इसका जो विवाह किया था ना, बहुत विवाह किया था। बिंबिसार अपने जाल में लड़कियों को फंसाता था, उसके बाद विवाह कर लिया था विवाह। और उसके बाद अजात शत्रु को ये भय सता रहा था कि अगर हमारा बाबू ना हमारा राजपाट ना देलक, कहीं दूसरा बेटा के दे देलक तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा। तो अजात शत्रु को इसीलिए उसने अपने बाप का ही हत्या कर दिया। लेकिन बिंबिसार ऐसा नहीं सोचा था। बिंबिसार सोचा था कि अजात शत्रु को ही राजपाट मिलेगा, राज्य किसको मिलेगा? अजात शत्रु को। लेकिन अजात शत्रु समझा ना, ये नालायक बेटा था। अजात शत्रु नालायक बेटा था, बिंबिसार की हत्या कर दिया 491 ईसा पूर्व में। आपसे ये पूछेगा बिंबिसार की हत्या कब कर दिया गया? 491 ईसा पूर्व में। कोई नहीं मारा था, बिंबिसार का बेटा ही मार दिया राज्य प्राप्ति के लिए। और कहेगा, आपसे पूछेगा कि वह पहला शासक कौन था जो राज्य प्राप्ति के लिए अपने पिता की हत्या किया? तो क्या कहिएगा? अजात शत्रु। और अजात शत्रु को तब से क्या कहा जाने लगा? पितृहंता। मतलब पितृहंता का मतलब हो गया पिता की हत्या करने वाला। तो पितृहंता कहलाया कौन? अजात शत्रु। कौन? अजात शत्रु। और बिंबिसार को क्या कहा जाता है? श्रेणिक एवं खादिरसार किस शासक को कहा जाता है? श्रेणिक एवं खादिरसार हर्यक वंश के किस शासक को कहा जाता है? याद रखिएगा, बिंबिसार को कहा जाता है। श्रेणिक एवं खादिरसार किस शासक को कहा जाता है? बिंबिसार को। और कहेगा पितृहंता एवं कुनिक किसको कहा जाता है? बिंबिसार को श्रेणिक एवं खादिरसार कहा जाता है। श्रेणिक एवं खादिरसार बिंबिसार को। उसके बाद क्या कहते हैं? अजात शत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहंता एवं कुनिक के नाम से जाना जाता है। पितृहंता एवं कुनिक के नाम से किसको जाना जाता है? अजात शत्रु को। तो अजात शत्रु ने पिता की हत्या कब किया था? 491 ईसा पूर्व में। किसकी हत्या? बिंबिसार की हत्या। और तब राज्य प्राप्त कर लिया। और कहलाया क्या कि राज्य प्राप्ति के लिए पहला शासक कौन था जो अपने पिता की हत्या कर दिया? तो याद रखिएगा, अजात शत्रु। ठीक है। तो सब क्या कहते हैं? प्राणी के हर कर्मों का फल पृथ्वी पर ही मिलता है। तो अजात शत्रु का जो बेटा था, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु। अब अजात शत्रु का जो बेटा था वो कौन था? उदयभद्र यानी उदयन, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। देखिए कहानी कितना मस्त, समझिए इसको। पहले जो अजात शत्रु का बेटा था ना वो उदयन, तो ये देखा था कि हमारे पिताजी ने राज्य प्राप्ति के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। तो वो भी देखा था कि कहीं हमरो राजपाट न मिला, तो इहो अपना बाप की हत्या कर दिया। उदयन ने अजात शत्रु की हत्या कर दिया। तो उदयन ने अजात शत्रु की हत्या कैसे कर दिया? तो 461 ईसा पूर्व में, यानी 461 ईसा पूर्व में उदयन ने अजात शत्रु की हत्या कर दिया। तो जैसे अजात शत्रु ने बिंबिसार को मारकर राज्य प्राप्ति किया था, उसी प्रकार उदयन ने अजात शत्रु को मारकर राज्य प्राप्ति किया 461 ईसा पूर्व में। 461 ईसा पूर्व में अजात शत्रु की हत्या कर दिया और उदयन ने राजा बन गया। और उदयन ने 457 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर दिया। देखिए कहानी समझ गए। देखिए सबसे पहले बिंबिसार, तो बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार का जो बेटा था कौन? अजात शत्रु। और अजात शत्रु बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना। और बिंबिसार का जो शासन काल है 544 ईसा पूर्व से लेकर 491 ईसा पूर्व तक। ठीक है। मगध साम्राज्य का भी संस्थापक था। और मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश एवं पहला शासक कौन था? तो पहला वंश हर्यक वंश और पहला शासक बिंबिसार था। ठीक है। और बिंबिसार की जो हत्या 491 ईसा पूर्व में अजात शत्रु कर दिया। और राजा कौन बना? कौन राजा बना? अजात शत्रु 491 ईसा पूर्व में। और 491 से 461 ईसा पूर्व तक अजात शत्रु शासन किया। 491 से 461 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या करके 491 से 461 ईसा पूर्व तक अजात शत्रु राजा रहा मगध साम्राज्य का। उसके बाद अजात शत्रु का जो बेटा था उदयन, वो देखा था कि हमारे बाबू बाबा के मार दिले, तब वो क्या किया? उदयन था उदयभद्र, जो अजात शत्रु की हत्या कब कर दिया? 491 ईसा पूर्व में। 461 ईसा पूर्व में, सॉरी 461 ईसा पूर्व में उदयन ने अजात शत्रु की हत्या कर दिया। और 461 से 444 ईसा पूर्व तक उदयन शासन किया मगध साम्राज्य पर। 461 से 444 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन कौन किया? उदयन। और उदयन अजात शत्रु को मारकर राजा बना था और अजात शत्रु बिंबिसार को मारकर राजा बना था। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और उदयन का जो बेटा था कौन था? मुंडक। मुंडक कौन था? उदयन का बेटा था। याद रखेगा, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो बता दिए मुंडक कौन था? उदयन का बेटा। और आपसे पूछा जाएगा उदयन का जो बेटा था वो कौन कौन था? तो उदयन का पुत्र था मुंडक, अनिरुद्ध, नागदशा। कौन कौन? मुंडक, अनिरुद्ध, नागदशा किसका बेटा था? ये सब उदयन का बेटा था। ठीक है।
तो ये 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? उदयभद्र द्वारा। और कब किया गया? 457 ईसा पूर्व में। किस नदी के संगम पर? गंगा, सोन एवं पुनपुन नदी के संगम पर। ठीक है, ये कहानी समझ में आया है सबको? याद रखेगा, ये कहानी पूछा जाएगा, इसमें से बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे। ठीक है, जो बोले उसको याद रखेगा। ठीक ना, तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो तब तक इसको देखिए, हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर कर लिए। देखिए 12 नंबर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? औरंगजेब। ऑप्शन बी में दिया हुआ है शाहजहां, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है बहादुर शाह जफर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मोहम्मद शाह। तो याद रखिए, देखिए ऑप्शन पहले हम लोग लिखते हैं। 13 का क्वेश्चन ए में दिया हुआ है औरंगजेब। क्या दिया हुआ है? औरंगजेब, औरंगजेब। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? शाहजहां, शाहजहां ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। क्या दिया हुआ है? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। आपसे पूछेगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। और मुगल बादशाह के पद को इनके बाद समाप्त कर दिया गया। और इनका जो शासन काल है कब से कब तक है? 1838 से 1857। याद रखिएगा, 1838 से 1857 किसका शासन काल है? बहादुर शाह जफर को 1838 से 1857 तक मुगल बादशाह के पद को कब समाप्त कर दिया गया? 1857 की क्रांति के बाद। यानी 1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। जो 1857 के सिपाही विद्रोह हुआ था, उस सिपाही विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून में। रंगून कहाँ? वर्तमान में म्यांमार। तो रंगून में भेज दिया गया बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के समय। आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखिएगा, हुमायूं के मकबरा से। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। वहीं से गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून में। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार करके दिल्ली से गिरफ्तार करके रंगून में भेज दिया गया। और बहादुर शाह जफर का जो शासन काल है कब से कब तक है? 1838 से 1857 तक। याद रखेंगे, 1838 से 1857 तक किसका शासन काल है? बहादुर शाह जफर का। और इनके बाद मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। छुट्टियां चलेगी। बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या कहते हैं? बहादुर शाह जफर इस प्रकार अंतिम मुगल बादशाह हुए। ठीक है, और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुए। मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह कौन है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। याद रखिएगा, रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। उसके बाद शाहजहां, तो शाहजहां को क्या कहा जाता है? खुर्रम। खुर्रम किसको कहा जाता है? शाहजहां को। औरंगजेब, औरंगजेब को क्या कहा जाता है? आलमगीर। आलमगीर और जिंदा पीर। आलमगीर और जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। जिंदा पीर। तो देखिए क्या कहता है? औरंगजेब को क्या कहा जाता है? आलमगीर और जिंदा पीर। और औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी बना, यानी शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल पूछेगा तो याद रखिएगा, औरंगजेब का जो शासनकाल है 1658 एडी से लेकर 1707 एडी तक। 1658 एडी से 1707 एडी तक औरंगजेब का शासनकाल है। पूछेगा शाहजहां का शासनकाल, तो शाहजहां का जो शासनकाल है कब से कब तक है? तो याद रखिएगा, शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 एडी तक है। और बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1838 से 1857 एडी तक है। और पूछेगा किसके बाद मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया? बहादुर शाह जफर के बाद। बहादुर शाह जफर द्वितीय इस प्रकार अंतिम मुगल बादशाह हुए। 1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। पूछेगा रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। याद रखेगा, रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। तो
अब 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कबीर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रैदास, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है मीरा, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है गुरु नानक। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कबीर। किसका जन्म तलवंडी में हुआ? ऑप्शन ए में कबीर, बी में क्या दिया हुआ है? रैदास। क्या कहते हैं? रैदास। ऑप्शन सी में क्या है? मीरा। मीरा। ऑप्शन डी में क्या है? नानक। नानक क्या? गुरु नानक है तब। तो कबीर का जन्म सबसे पहले जानिए, कबीर का जन्म कहाँ हुआ? लहर तारा में। लहर तारा। कबीर का जन्म लहर तारा में हुआ था। और कबीर का जन्म कब हुआ? तो याद रखेगा कबीर का जन्म लहर तारा वाराणसी। वाराणसी। कबीर का जन्म लहर तारा वाराणसी में 1425 एडी में, 1425 एडी में हुआ। उसके बाद रैदास, रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। रैदास का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? वाराणसी में। मीरा का जन्म कुशलीग्राम। कुशलीग्राम। कुशलीग्राम में कहाँ हुआ? मीरा का जन्म कुशलीग्राम चौकारी राजस्थान में। याद रखेगा राजस्थान का एक गांव है कुशलीग्राम, वहीं पर मीरा का जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 1498 में। 1498 एडी में। याद रखेगा। उसके बाद है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। तलवंडी। तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469। 1469 में। देखो क्या कहता है समझे। सबसे पहले कहता है कबीर। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? लहर तारा में। लहर तारा वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लहर तारा वाराणसी में कबीर का जन्म हुआ था। और कहेगा कब हुआ था? तो 1425 ईस्वी में। कहेगा कबीर का जन्म कब हुआ? 1425 ईस्वी में। और कहेगा रैदास का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। रैदास का जन्म कहाँ? वाराणसी में। और पूछेगा मीरा का जन्म, तो मीरा एक महिला संत थी। मीरा कौन थी? महिला संत थी। और मीरा जो थी वह किसके भक्त थी? तो कृष्ण के। तो याद रखिएगा मीरा का जो जन्म हुआ था वह कुशलीग्राम में। और कुशलीग्राम एक राजस्थान का एक गांव है। कुशलीग्राम राजस्थान का एक गांव है जो चौकारी जिला में, राजस्थान के मेड़ता जिला में चौकारी, यानी उसको कुशलीग्राम मेड़ता चौकारी में राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, कुशलीग्राम में। तो याद रखिएगा राजस्थान के कुशलीग्राम में मीरा का जन्म हुआ। कब हुआ? 1498 ईस्वी में। कहिया हुआ? 1498 ईस्वी में। और पूछेगा गुरु नानक, तो याद रखेगा गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था। कहाँ? तलवंडी में। और कब हुआ? 1469 ईस्वी में। 1469 एडी में गुरु नानक का जन्म हुआ तलवंडी में। तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है। तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में, तलवंडी में, पाकिस्तान में। और पूछेगा गुरु नानक कौन थे? तो ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे एवं सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक, वहां से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। और प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म के प्रथम गुरु संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो याद रखिएगा तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 14 का। अब देखिए, अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फैजी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मुनीम खां, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है अब्दुल रहीम, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बैरम खां। तो आप लोग जानते हैं अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का जो संरक्षक था वह बैरम खां था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? डी। और अब्दुल रहीम खान ने खाना कौन था? तो याद रखिएगा अब्दुल रहीम खान ने खाना तुजुक ए बाबरी, यानी तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखा गया था, उसी का फारसी अनुवाद 1583 ईस्वी में बाबरनामा नाम से किया था। कौन? अब्दुल रहीम खान ने खाना। तो वही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो 15 का जो क्वेश्चन है अकबर का संरक्षक कौन था? तो डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बैरम खां। बैरम खां। तो आपसे ये भी ना पूछा जाएगा कि अकबर का संरक्षक बैरम खां कब से कब तक रहा? तो याद रखिएगा 1556 से 1560, 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। कौन? बैरम खां। ठीक है, याद रखिएगा 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक कौन रहा? बैरम खां। क्योंकि अब जो ये तो क्या कहते हैं अकबर था, अकबर उस समय 14 साल का था 1556 में, तभी राजा बन गया। तो इसीलिए उसका संरक्षक कौन बना? बैरम खां। 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक कौन रहा? बैरम खां।
कौन? बैरम खां। और अकबर को क्या कहा जाता है? मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि सबसे प्रतापी राजा हुआ मुगल वंश का और सबसे शक्तिशाली भी था। अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, और बैरम खां अकबर का मौसा भी था। अकबर ने बाद में बैरम खां की हत्या करके अपना मौसी से ब्याह कर लिया था। याद रखिएगा, अकबर तय महान शासक कहा जाता है अकबर को। अकबर तो फिर भी महान शासक कहा जाता है क्योंकि अकबर ने बैरम खां की हत्या किया और बैरम खां इसका मौसा था, क्योंकि हुमायूं और बैरम खां सारू था। तो बैरम खां की हत्या करके उसके बाद अपना मौसी से ब्याह कर लिया। बैरम खां की पत्नी अकबर का मौसी न हुआ तो अपना मौसी से ब्याह कर लिया था अकबर। फिर भी महान शासक कहलाता है। 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक कौन रहा? बैरम खां। याद रखिएगा, बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा और अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और अकबर का पूरा नाम पूछेगा तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर के बचपन का नाम पूछ दिया तो याद रखिएगा, अकबर का बचपन का नाम था जलाल। यानी बैरम खां अकबर को जलाल के नाम से ही बुलाता था, जलाल। ठीक है, और क्या कहते हैं, अकबर ने किसके बाद वजीर को पद को समाप्त कर दिया? ये भी याद रखिएगा, अकबर ने किसके बाद वजीर को पद को समाप्त कर दिया? तो बैरम खां के बाद। क्योंकि वजीर का कहने का मतलब क्या हो गया? प्रधानमंत्री। यानी अकबर का जो प्रधानमंत्री था बैरम खां प्रधानमंत्री था, इसके बाद वजीर के पद को समाप्त कर दिया गया। पूछेगा अकबर ने किसके बाद वजीर के पद को समाप्त कर दिया? तो बैरम खां के बाद। अकबर का प्रधानमंत्री बैरम खां था, संरक्षक भी था। तो संरक्षक 1556 से 1560 तक था और बैरम खां के बाद ही अकबर ने वजीर के पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 16 का क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, आईन अकबरी किसने लिखा है? आईन अकबरी किसने लिखा है? तो 16 में ऑप्शन में दिया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए, आईन अकबरी किसने लिखा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हुमायूं। 16 का ऑप्शन ए में दिया हुआ हुमायूं। बी में दिया हुआ है क्या? बी में जो दिया है अबुल फजल। और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है अब्दुल रही क्या कहते हैं? फैजी। ऑप्शन सी में फैजी। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है बाबर। तो देखिए क्या कहते हैं? हुमायूं। तो हुमायूं जो था मुगल वंश का दूसरा शासक था। याद रखेगा, हुमायूं को क्या कहा जाता है? हुमायूं को नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम है। याद रखेगा, नसीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? हुमायूं को। नसीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? हुमायूं को। अबुल फजल ने लिखा था आईन ए अकबरी। और कहेगा अकबरनामा। आईन अकबरी और अकबरनामा की रचना कौन किया? अबुल फजल। आईन अकबरी और अकबरनामा की रचना अबुल फजल। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अबुल फजल ने आईन अकबरी और अकबरनामा की रचना किया। और पूछेगा अकबरनामा का तीसरा खंड ही आईन अकबरी है। याद रखिएगा, अकबरनामा जो है, अकबरनामा का ही तीसरा खंड क्या है? आईन अकबरी। अकबरनामा का तीसरा खंड आईन अकबरी है। ठीक है, याद रखेंगे। और अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है और आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। अकबरनामा 3 भागों में और आईन अकबरी 5 भागों में। अब इधर बाबर। तो बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक। कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, जो 1526 ईस्वी में, ये सब बताया है, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया भारत में। ठीक है, भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में किया इब्राहिम लोदी को हराकर। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन? बाबर। अबुल फजल कौन? तो आईन अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन? अबुल फजल। याद रखेंगे। ठीक है, हुमायूं को क्या कहा जाता है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? हुमायूं को। और कहेगा जहीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं नसीरुद्दीन लिखे तो यहाँ पर लिख देते हैं जहीरुद्दीन। कहेगा जहीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाबर को जहीरुद्दीन, नसीरुद्दीन हुमायूं को, और कहेगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जलालुद्दीन अकबर को। ठीक, याद रखेंगे। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 16 तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। आप 17 में बढ़े। तो देखिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया?
ऑप्शन ए में दिया हुआ है जहांगीर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है शाहजहां, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्या, बाबर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अकबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन लिखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, जहांगीर, जहांगीर। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, शाहजहां, शाहजहां। और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है बाबर, बाबर। और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, अकबर, अकबर। तो देखिए क्या कहते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था। तो याद रखिएगा तंबाकू, पहले ये जानिए तंबाकू लाया किसके द्वारा गया था। तो तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, पुर्तगाल से। ठीक है, तंबाकू किसके द्वारा लाया गया, पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से लाया गया था। ठीक, और तंबाकू का जो सेवन किया था सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने, तो वो हो जाएगा अकबर। और कब किया था पूछेगा, अकबर ने तंबाकू का सेवन कब किया, 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में तंबाकू का सेवन कौन किया, अकबर। और कहेगा तंबाकू पर प्रतिबंध कौन लगाया, तो जहांगीर ने। तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध कौन लगा दिया, जहांगीर। आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किस मुगल बादशाह ने किया, तो याद रखिएगा अकबर। और कहेगा तंबाकू क्या कहते हैं, तंबाकू पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया, जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था। कौन, जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी भी बना जहांगीर, और अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर। तो जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया, याद रखिएगा ये तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया, तंबाकू पर, तंबाकू पर प्रतिबंध, तंबाकू पर प्रतिबंध कौन लगाया, तो याद रखिएगा तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था कौन, जहांगीर ने। ठीक है, और तंबाकू का जो सेवन किया था सर्वप्रथम अकबर ने, कब किया था, 1604 ईस्वी में। कब, 1604 ईस्वी में। और इधर बच गया शाहजहां, तो शाहजहां को खुर्रम कहा जाता है, बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है, जहीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, बाबर को, और खुर्रम किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, शाहजहां को। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया। तो आप लोग को ये क्वेश्चन ऐसे पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि औरंगजेब ने जो अपने जीवन का अंतिम दिन जो बिताया था वह दक्षिण भारत में। कहाँ बिताया, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। क्या कहते हैं, दक्षिण भारत में बिताया, दक्षिण भारत में। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। तो 18 का जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कह रहा है औरंगजेब ने अपने जीवन का दक्षिण भारत, अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया, दक्षिण भारत से। कहाँ, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में याद रखिएगा भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दक्षिणी भारत से हुई थी, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो लाया गया था वो किसके द्वारा, रामानंद द्वारा। तो कहेगा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई जो किसके द्वारा, उत्तर भारत में लाया गया, रामानंद द्वारा। तो याद रखिएगा पहले दक्षिण भारत में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, दक्षिण भारत में। ठीक, तो 18 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। ठीक, तो याद रखिएगा अलबरूनी किसके साथ भारत आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। 19 के ऑप्शन ए में दिया हुआ है तैमूर, तैमूर। बी में दिया हुआ है मोहम्मद गौरी, सीधे लिखिए गौरी, मोहम्मद गौरी। सी में दिया हुआ है गजनबी, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी। और डी में क्या दिया हुआ है रे, इसका जो डी है वह कहता है मोहम्मद बिन कासिम। तो लिखिए कासिम सीधे, मोहम्मद बिन कासिम। एम बी कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए आप लोग पूरा लिखिएगा, हम एम बी कासिम लिख दिए, मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिए तैमूर है, तो याद रखिएगा जो बाबर है जो भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था, तो ये कौन था, मोहम्मद गौरी जो है अफगान का था, अफगान का शासक था, जो तराइन के प्रथम युद्ध एवं द्वितीय युद्ध एवं तराइन का तृतीय युद्ध में शामिल हुआ था, लेकिन और चंदवार का युद्ध गौरिया के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या कहते हैं, गौरी ने, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। ये शायद उस दिन बताए थे, तराइन का 3 गो युद्ध हुआ था। कौन कौन, तो सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। उसके बाद तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, तो उसमें मोहम्मद गौरी ने छल से
पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। छल से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया जाता था। कब? तो 1192 में। ये पूछा जाता है कि तराइन के किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो दूसरा युद्ध में, 1192 में जो हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, उसमें। और कहेगा मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के किस युद्ध में हराया? तो प्रथम युद्ध में। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1215 में। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक कहलाया। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी। तो अलबरूनी इसी के साथ भारत आया था। अलबरूनी आया नहीं था, ये बंदी बना के ले आया था। इस महमूद गजनवी लुटेरा था। महमूद गजनवी सबसे पहले पूछेगा, महमूद गजनवी भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब किया था? तो याद रखिएगा महमूद गजनवी का जो भारत पर सबसे पहला आक्रमण है वो क्या है? 1001 ईस्वी का, यानी 1001 ईस्वी का महमूद गजनवी का भारत पर सबसे पहला आक्रमण है। कब? 1001 ईस्वी का। और इसका सबसे महत्वपूर्ण, यानी सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1025 में महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। वो 1025 ईस्वी में जब सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उसी आक्रमण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और पूछेगा महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो याद रखिएगा भारत पर यह 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार ही आक्रमण किया था महमूद गजनवी। और ये लुटेरा था और इसने अलबरूनी को बंदी बनाकर ले आया था। अलबरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज़्म जगह का निवासी था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। अलबरूनी कहा गया था मध्य एशिया के ख्वारिज़्म जगह का निवासी था। तो ये महमूद गजनवी लुटेरा था, सब तरह का लूटपाट करता था, सोना चांदी धन संपत्ति लूटता था। और ये गया ये विद्वान, अलबरूनी विद्वान था। तो सबसे पहले किसी लुटेरे को सबसे पहले किसकी जरूरत होगी? जो विद्वान रहेगा, वो वहाँ का जो विद्वान रहेगा उसी को ना पहले बंदी बनाएगा, ताकि वही ना सब उसका सच्चाई बताएगा कि कहाँ कौन चीज़ है। ये तो जानता नहीं रहेगा। तो ये अलबरूनी विद्वान था। तो अलबरूनी को महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में बंदी बना लिया और 1024 ईस्वी में इसने भारत ले आया। और 1024 से 1030 तक अलबरूनी भारत रहा। और अलबरूनी भारत के पश्चिमोत्तर भाग का दौरा किया और 1030 में चला गया। ठीक है, और ठीक है, याद रखिएगा महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ 1024 ईस्वी में। और पूछेगा अलबरूनी का जो यात्रा वृत्तांत है वह क्या है? तो याद रखिएगा किताब उल हिंद अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत है। किताब उल हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी का। अलबरूनी कब आया भारत? 1024 ईस्वी में। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी सबसे पहले भारत पर आक्रमण कब किया? 1001 ईस्वी में। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी का, जब ये सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, तो अब है एमबी के, मतलब मोहम्मद बिन कासिम। एमबी के कहने का मतलब हो गया मोहम्मद बिन कासिम। तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ था इसी के द्वारा। भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण, भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण, भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण पूछेगा। भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम। कौन किया? भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। और कब किया गया? तो याद रखिएगा 712 ईस्वी में। कहेगा भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। कब हुआ? 712 ईस्वी में। याद रखिएगा भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, यानी एमबी के, मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था, मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये 712 ईस्वी में जब ये आक्रमण किया था, उसी समय इस ससुरा जजिया कर लाया था। कौन कर? जजिया कर। और जजिया कर क्या था? तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर को जजिया कर कहा जाता था। जजिया कर क्या था? तो मतलब जो मुसलमान नहीं है उससे लिया जाने वाला कर क्या था? जजिया कर। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था। जजिया कर कौन लेके आया? मोहम्मद बिन कासिम। पूछेगा जजिया कर कौन लाया? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण सबसे पहले पूछेगा भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो अलबरूनी के बारे में सब बताया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, महमूद गजनवी के साथ। क्या? महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। ठीक है, 19 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक
अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 20 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अरबी भाषा में, बी में दिया हुआ है अंग्रेजी में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उर्दू में और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फारसी में। तो ये बताए थे इब्न बतूता और अलबरूनी दोनों ने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है। जो अलबरूनी का जो यात्रा वृत्तांत है किताब उल हिंद एवं इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है किताब उर रेहला, दोनों पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है, दोनों पुस्तकें अरबी भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। याद रखेगा 20 का जो सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। 20 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था अरबी भाषा में, किस भाषा में, अरबी भाषा में। और अलबरूनी ने भी जो यात्रा वृत्तांत लिखा था किताब उल हिंद। और पूछेगा इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वह क्या है, तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किताब उर रेहला है और अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद है। और इब्न बतूता जो आया था 1333 में आया था और 1342 तक रहा था। और ये इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। याद रखिएगा। और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या है, किताब उर रेहला, जो किस भाषा में लिखा गया, अरबी भाषा में। तो 20 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से महिला संत थी कौन। तो निम्न में से जो महिला संत थी वो कौन थी, तो देखिए निम्न में से महिला संत कौन थी, कल से आइएगा, आज बंद है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से महिला संत थी कौन कौन, तो इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है मीरा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अंडाल और ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, कराईकल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 21 का ए में क्या दिया हुआ है, मीरा। महिला संत कौन कौन थी, बी में क्या दिया हुआ है, मीरा के बाद अंडाल, अंडाल क्या दिया हुआ है, अंडाल। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है कराईकल, कराईकल। और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसमें एक भी आपको पुरुष का नाम लगता है, मीरा जो भी महिला है, अंडाल ये भी महिला का नाम है, कराईकल ये भी महिला। तो सबसे पहले ये जानिए कि मीरा किसकी उपासक थी, मीरा कृष्ण के उपासक, कृष्ण के उपासक कौन थी, मीरा कृष्ण के उपासक। याद रखिएगा कृष्ण के उपासक महिला संत मीरा। उसके बाद अंडाल, तो अंडाल विष्णु के उपासक थी, विष्णु क्या कहते हैं, विष्णु, विष्णु के उपासक, विष्णु के उपासक कौन थे, अंडाल। कराईकल शिव के, कराईकल जो थे शिव के उपासक, शिव के उपासक कराईकल। तो याद रखिएगा क्या कहता है, कराईकल किसके उपासक थी, शिव के। पूछेगा कराईकल महिला संत थी जो किसके उपासक थी, शिव के। और विष्णु के उपासक अंडाल, अंडाल विष्णु के उपासक थी और मीरा कृष्ण के। और कहेगा इनमें से कौन महिला संत थी, तो इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि मीरा, अंडाल, कराईकल और इनमें से सभी। ठीक, याद रखेगा मीरा, कराईकल, अंडाल इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। मीरा किसके उपासक, कृष्ण की, कराईकल शिव की, अंडाल विष्णु की। ठीक है, जैसे कोई दिक्कत है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी उस दिन बताए थे, ऐसे पिछले वाला वीडियो में बताए थे, याद रखेगा। 22 का जो क्वेश्चन कहता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अजमेर, अजमेर। और ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन जो हमारा बी में दिया हुआ है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन बी में फतेहपुर सीकरी। सी में क्या है, सी में आगरा, क्या है, आगरा। और डी में जो है क्या है, दिल्ली। तो देखिए क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है अजमेर और ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन सी में आगरा और ऑप्शन डी में क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी में दिल्ली है। तो 22 का क्वेश्चन कहता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जानिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किस सिलसिला के प्रवर्तक थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक थे। किस सिलसिला के, चिश्ती सिलसिला के। याद रखिएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक थे, जिनकी दरगाह कहाँ है, अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। याद रखिएगा राजस्थान में अजमेर है, कहाँ है, राजस्थान में। ठीक,
क्या कहता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, राजस्थान अजमेर में। अजमेर में, और अजमेर को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है, कहेगा राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है, अजमेर को। हार्ट ऑफ राजस्थान, हार्ट ऑफ राजस्थान अजमेर को। हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान, हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान। हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। हार्ट ऑफ राजस्थान अजमेर। उसके बाद है फतेहपुर सीकरी। तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में जो दरगाह है किसका, शेख सलीम चिश्ती का। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। और अजमेर में किनका है, तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, याद रखिएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ, फतेहपुर सीकरी। दिल्ली में इसका दरगाह, दिल्ली में बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन, पूछेगा शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एवं शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो देखिए क्या कह रहा है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में। फतेहपुर सीकरी है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, फतेहपुर सीकरी। याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ, फतेहपुर सीकरी। उसके बाद शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखते हैं कितना बार का नाम है, ये सब चिश्ती सिलसिला के संबंध। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो दरगाह है कहाँ, दिल्ली में। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो दरगाह स्थित है कहाँ है, दिल्ली में। और पूछेगा शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो वो भी दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन सब की जो दरगाह है कहाँ है, इन दोनों की दरगाह दिल्ली में है। ठीक है, याद रखेगा। और ये जो सब संत लिखे, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ये सब किस सिलसिला के प्रवर्तक थे, तो याद रखिएगा ये सब लेकर चिश्ती सिलसिला के। किस सिलसिला, चिश्ती सिलसिला के, चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक, चिश्ती सिलसिला के संत, चिश्ती सिलसिला के संत थे। ठीक है, ये जो चारों का नाम लिखे चिश्ती सिलसिला के संत थे। कौन कौन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक थे यानी संस्थापक थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके दरगाह कहाँ है, अजमेर में। अजमेर को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ राजस्थान। उसके बाद है शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था, इसीलिए जहांगीर को सलीम भी कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती, याद रखिएगा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, फतेहपुर सीकरी। कहाँ, फतेहपुर सीकरी। उसके बाद है दिल्ली। तो दिल्ली में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों की जो दरगाह है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, याद रखेगा। और बच गया आगरा। तो याद रखिएगा आगरा शहर की स्थापना यमुना नदी के तट पर। आगरा में क्या है, ताजमहल। आगरा में ताजमहल, याद रखिएगा। ताजमहल कहाँ है, आगरा में। ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, आगरा में। आगरा में ताजमहल का निर्माण कौन करवाया था, शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। और ताजमहल कहाँ है, आगरा में। ठीक, तो 22 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गोपुरम का जो संबंध है, पंखा बंद करा, पंखा बंद करा सब, इन्वर्टर डाउन है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गोपुरम का संबंध है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है गोपुरम का संबंध किससे है, मंदिर से। याद रखें, गोपुरम का संबंध मंदिरों के प्रवेश द्वार से। किससे, मंदिरों का प्रवेश द्वार से। तो 23 का सही आंसर ए हो जाएगा। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, ए। याद रखेगा 23 का ए। 23 का क्या हो जाएगा, ए। गोपुरम का संबंध किससे, मंदिरों के प्रवेश द्वार से, तो मंदिर से। तो आज ना होता रहने दीजिए 23 तक, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन तक आज रहने दीजिए। 23 नंबर, या ये मत पढ़िएगा कि 23 क्वेश्चन पढ़े, लगभग 200 क्वेश्चन पढ़ रहे, 200 क्वेश्चन पढ़ा दिए होंगे 23 को क्वेश्चन में। ठीक है, तो टाइम लगेगा। 23 क्वेश्चन का एनालिसिस हुआ है, लगभग कितना क्वेश्चन निकल गया, 200, उससे ज्यादा होगा। ठीक, याद रखिए, आज रहने दीजिए।